हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रोमांचक कहानी में। आज का सफ़र एक आम सफ़र नहीं होगा। हम एक ट्रेन के ज़रिए सिर्फ अपनी दुनिया तक नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया में जाएंगे जहां हम देखेंगे कि गिल्ट इंसान को किस हद तक तोड़ सकता है, उसकी सोच को कैसे बदल सकता है और उसकी ज़िंदगी को एक अजीब मोड़ पे ले जा सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हमारे दुनिया में एक आम रिवाज है कि लोग बेहतर शिक्षा और ऊंची जीवन स्तर के लिए अपने देश या शहर बदलते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। इसी दौर में एक छोटे गांव का लड़का आदित्य अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक बड़े शहर जाने का फैसला करता है। 12वीं के बाद आदित्य ने इंजीनियरिंग करने का मन बनाया और किस्मत भी उसका साथ देती है। उसका दाखिला एक अच्छे कॉलेज में हो जाता है, एक अच्छी ब्रांच के साथ। नया सपना, नए इरादे और एक नया सफ़र की शुरुआत होती है जब आदित्य अपने पापा के साथ एडमिशन लेने के लिए ट्रेन में सफ़र पर निकलता है। जिस ट्रेन में आदित्य अपने नए सफ़र की शुरुआत कर रहा था, उसी ट्रेन में उसके कॉलेज का एक सीनियर भी सफ़र कर रहा था, अर्जुन। किस्मत का खेल देखिए, अर्जुन भी आदित्य के गांव से था। अर्जुन एक बड़ा दिल का लड़का था जो हर किसी की मदद करता था और कभी किसी को ना नहीं कहता। जैसे ही सफ़र आगे बढ़ा, आदित्य और अर्जुन की बॉन्डिंग और गहरी होती गई। एक ही जगह से होने की वजह से अर्जुन के दिल में आदित्य के लिए एक अलग सी अपनापन जग गया। जब आदित्य अपने नए कॉलेज पहुंचता है तो अर्जुन हर कदम पे उसका साथ होता है। एडमिशन के पूरा प्रोसेस के दौरान वो आदित्य की मदद करता है, उसको हर चीज़ समझाता है और एक बड़े भाई की तरह उसके साथ रहता है। एडमिशन कंप्लीट होने के बाद आदित्य के पापा उसे अलविदा कहकर वापस घर लौट जाते हैं और आदित्य की नई जीवन की यात्रा शुरू होती है, नया शहर, नए दोस्तों और नए सपनों के साथ। आदित्य के पापा ट्रेन में बैठने के लगभग 3 घंटे बाद आदित्य को उसकी माँ का कॉल आता है। वो घबराहट भरी आवाज़ में कहती है कि आदित्य, पापा के नंबर में कॉल नहीं लग रहा। आदित्य उन्हें तसल्ली दिलाता है कि शायद ट्रेन में नेटवर्क इश्यू होगा, इसलिए कॉल नहीं लग रहा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब आदित्य ने खुद अपने पापा को कॉल करने की कोशिश करता है, तब भी कॉल नहीं जाता। ये देखकर आदित्य का दिल घबरा जाता है। उसके मन में कई तरह के बुरे ख्याल आने लगे। परेशानी में वो तुरंत अर्जुन के पास गया और उससे मदद मांगी। अर्जुन ने भी आदित्य के पापा को कॉल करने की कोशिश की, पर उनका भी कॉल नहीं गया। दोनों और भी ज़्यादा चिंतित हो गए। जब ट्रेन आदित्य के गांव पहुंची तब भी उसके पापा घर नहीं पहुंचे। ये देखकर आदित्य की माँ और घरवाले भी घबरा गए। अब बात और सीरियस हो चुकी थी, इसलिए बिना देर किए पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई गई। आदित्य और अर्जुन ने भी बिना वक्त गंवाए अपने पापा को ढूंढने का फैसला किया। दोनों एक नए मिशन पर निकल पड़े, एक ऐसा सफ़र जिसमें अनजाने राज थे, डर था और सबसे बढ़कर एक उम्मीद थी अपने पापा को सही सलामत वापस लाने की। जब सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया था तो पता चला कि आदित्य के पापा गलत ट्रेन में चढ़ गए थे। ये देखकर आदित्य और अर्जुन को थोड़ी तसल्ली मिली कि कम से कम उनकी लोकेशन का कुछ तो पता चल रहा था। लेकिन जब उन्होंने फुटेज को और ध्यान से देखा तो एक अजीब बात सामने आई। आदित्य के पापा एक A4 कंपार्टमेंट में चढ़ते दिख रहे थे, जबकि उस ट्रेन में सिर्फ A3 तक ही कंपार्टमेंट थे। ये देखकर सबके होश उड़ गए थे, कुछ तो गड़बड़ थी। सर्विलियंस टीम ने ट्रेन की डिटेल निकालने की कोशिश की, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई उसने सबको और ज़्यादा चौंकने पर मजबूर कर दिया। उस ट्रेन में A4 नाम का कोई कंपार्टमेंट कभी था ही नहीं। जब ये अजीब और समझ से बाहर बात सामने आई तो सर्विलियंस ऑफिसर ने आदित्य और अर्जुन को स्टेशन मास्टर से मिलने की सलाह दी। कहीं ना कहीं ये एक आम गलती नहीं लग रही थी, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा था। आदित्य और अर्जुन बिना वक्त गंवाए स्टेशन मास्टर के पास गए और उनको सारी बात बताई। स्टेशन मास्टर थोड़ा पहले घबराए, फिर धीरे से एक गहरी सांस लेकर बोले, तुम लोग जिस कंपार्टमेंट की बात कर रहे हो वो असल में एक श्रापित ट्रेन का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि हर हफ्ते के 5वें दिन एक एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट इस ट्रेन में अपेयर होता है और जो भी उस कंपार्टमेंट में चढ़ता है वो कभी वापस नहीं आता। आज तक उस कंपार्टमेंट में चढ़ने वाले सभी लोग मिस्टीरियस तरीके से गायब हो चुके हैं। आदित्य और अर्जुन एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। ये कोई आम सफ़र नहीं था, ये एक अजीब, डरावना और रहस्यों से भरा सफ़र बन चुका था। एक ऐसे राज की खोज का सफ़र जिसमें सिर्फ सवाल ही सवाल थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं।
इतना सब होने के बाद आदित्य और अर्जुन एक बड़ा फैसला लेते हैं। वो कश कंपार्टमेंट में सफ़र करेंगे। उनका एक ही मकसद था, आदित्य के पापा को ढूंढना और इस राज का पता लगाना। दोनों अगले हफ्ते के 5वें दिन का इंतज़ार करने लगते हैं। इतने दिनों में वो ऐसी पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, पुराने इंसिडेंट को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना ढूंढते हैं उतनी ही अधूरी और डरावनी कहानियाँ सामने आती है। बस एक ही चीज़ बार बार मिलती है, मैन गॉन मिसिंग इन कंपार्टमेंट A4। आखिर वो दिन आ ही गया। आदित्य और अर्जुन तैयार होकर रात 11:30 बजे ट्रेन बोर्ड करते हैं। ट्रेन धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। शुरू के 1 घंटे तक कुछ भी अलग नहीं होता, सब कुछ एक नॉर्मल ट्रेन जर्नी जैसा लग रहा था। और फिर कुछ अजीब होने लगा। अचानक से जिस कंपार्टमेंट में वो दोनों सफ़र कर रहे थे, उसके नेक्स्ट ही कंपार्टमेंट से एक तेज़ लाल रंग की रोशनी आने लगी। एक अननेचुरल और ब्राइट लाइट जो सिर्फ एक चीज़ कह रही थी, कुछ तो होने वाला है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, समझ जाते हैं कि कंपार्टमेंट A4 आ चुका है। बिना किसी शंका के दोनों उस तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही अर्जुन और आदित्य उस कंपार्टमेंट के अंदर कदम रखते हैं, एक तेज़ हवा चलती है और उनके सामने एक पिच ब्लैक पोर्टल खुल जाता है। एक इतना अंधेरा जिसमें कोई रोशनी भी अंदर जाके खो जाए। और उससे पहले कि दोनों समझ पाते, पोर्टल की शक्ति उन दोनों को अंदर खींच लेती है। अब वो कहाँ गए? ये कंपार्टमेंट A4 असल में क्या था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आदित्य के पापा वहाँ है? एक अनजानी दुनिया का राज अब खुलने वाला था। जैसे ही अर्जुन उस रहस्यमय ब्लैक पोर्टल से गुजरता है, उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती है, लेकिन जो कुछ वो देखता है उससे उसकी रूह कांप जाती है। वो फिर से 11 साल का बच्चा बन चुका था। वो खुद को अपने पुराने खेलने की जगह पर पाता है, जहाँ वो और उसके पड़ोसी दोस्त बचपन में खेला करते थे। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसे बीते समय का कोई टुकड़ा वापस आ चुका हो। वही बच्चे, वही खिलौने, वही हंसी मजाक। अचानक अर्जुन की जेब से एक चमचमाती ब्लेड निकलती है। वो उसे पहचानता भी नहीं, लेकिन उसका हाथ खुद ब खुद बढ़ता है और अगले ही पल एक छोटी बच्ची के पेट को चीर देता है। खून के छींटे ज़मीन पर गिरते ही अर्जुन भय और झटके से पीछे हटता है। उसकी सांसें तेज़ हो जाती है, मैंने ये क्या कर दिया। लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाता, वो फिर से वही पहुंच जाता है, उसी उम्र में, उसी खेल में, उसी सीन में। फिर से खेल शुरू होता है, फिर से वही गलती, फिर से वही दर्द, फिर से वही हत्या। ये एक एंडलेस लूप बन चुका था। हर बार जब अर्जुन ब्लेड उठा था, वो दर्द और गिल्ट में डूब जाता। लेकिन ये सब सिर्फ यादें नहीं थी, बल्कि एक भयंकर सज़ा थी। अब उसको याद आया, ये घटना असल में उसके बचपन में हो चुकी थी। जब वो छोटा था, तब उसने टीवी पर डॉक्टर को ऑपरेशन करते हुए देखा था। बचपन की मासूमियत में वो और उसके दोस्त डॉक्टर बनने की नकल करने लगे। लेकिन खेल के दौरान अर्जुन ने गलती से एक मासूम बच्ची का पेट चीर दिया था। उस दिन एक ज़िंदगी चली गई और अर्जुन के मन में एक ऐसा गिल्ट बैठा जो कभी नहीं मिटा। लेकिन अब इस शापित जगह में अर्जुन को बार बार वही दर्द झेलना पड़ रहा था। हर बार जब वो उस बच्ची को मारता, दर्द उतना ही असहनीय होता जैसे ये सज़ा शरीर की नहीं, आत्मा की हो। हर हत्या के साथ अर्जुन की यादें और पीड़ा उसके दिमाग में स्टैक होती जा रही थी, जैसे कोई उसे ये एहसास दिलाना चाहता हो कि तुम्हारे गुनाह के कोई अंत नहीं। इस अनंत यातना से बचने के लिए अर्जुन ने फैसला किया कि वो खुद को ख़त्म कर देगा। गहरे सदमे और गिल्ट में डूबकर अर्जुन ने वही ब्लेड उठाया और अपने ही गले पर चला दिया। तेज़ दर्द, तेज़ जलन और फिर अंधकार। जब अर्जुन की आंखें खुली, वो एक कुकुन के अंदर लटका हुआ था, एक विशाल पेड़ की शाखा से झूलता हुआ, जैसे किसी के जाल में फंसा हो। उसके हाथ में अब भी वो खून से भरा ब्लेड था। आखिर ये क्या जगह थी? क्या अर्जुन को सच में मुक्ति मिली, या फिर ये भी सिर्फ एक भूल-भुलैया का हिस्सा था? अर्जुन ककून से निकलते ही चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा देखता है, लेकिन उस अंधेरे में एक चीज़ बेहद खौफनाक थी। आसमान में चमकता हुआ एक रक्त लाल अर्धचंद्र। उस चंद्रमा से धीरे धीरे खून की धारा बह रही थी और उसकी मतमली लाल रोशनी में अर्जुन को वो विशाल पेड़ साफ दिखाई दे रहा था, जिसकी शाखाएं सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हुई थी। लेकिन असली डरावनी चीज़ वो नहीं थी, बल्कि उस शाखाओं पे लटके हुए हजारों ककून थे, जैसे कोई श्रापित फल। अर्जुन तुरंत आदित्य को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ गूंज उठी। किस्मत से उसे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा।
कुछ ही दूर पर एक ककून में उसको आदित्य का चेहरा हल्का हल्का दिखने लगा। वो घबराते हुए ककून को तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो इतना मजबूत था कि उसकी एक परत भी नहीं काट पाया। बार बार कोशिश करने के बाद भी जब ककून नहीं टूटा तो अर्जुन के हाथ अपने आप ही उसके जेब की तरफ चले गए। तो वहाँ उसे वही ब्लेड मिला जिससे उसने खुद को मारा था। इस बार जैसे ही उसने ब्लेड से ककून पर वार किया, ककून एक ही झटके में कट गए। अर्जुन ने जल्दी से आदित्य को बाहर निकाला, लेकिन वो बेहोश था। उसे होश में लाने की हर कोशिश नाकाम रही। तभी अर्जुन ने आदित्य के सर पे हाथ रखा और अचानक उसकी आंखों के सामने अतीत का दरवाज़ा खुल गया। अब अर्जुन आदित्य के बचपन की यादों के अंदर था। उसने देखा आदित्य और उसका बड़ा भाई किसी बात पर झगड़ रहे थे। झगड़ा इतना बड़ा हो गया कि आदित्य का भाई उसे बुरी तरह पीटने लगा। आदित्य ज़मीन पर बैठकर रोने लगा। तभी उसके पापा कमरे में गए और बिना कुछ सोचे बड़े बेटे को जोर से थप्पड़ मार दिया। वो थप्पड़ ही सब कुछ बदलने वाला था। कुछ घंटे बाद आदित्य का बड़ा भाई छत से कूदकर आत्महत्या कर लेता है। आदित्य अब तक यही मानता आ रहा था कि उसकी वजह से उसके बड़े भाई ने जान दी। अर्जुन को अब समझ में आ गया था कि आदित्य भी अपने गिल्ड के चक्रव्यूह में फंसा हुआ था, उसकी ही तरह। अगर उसे इस जाल से निकालना है तो उसे लूप को तोड़ना होगा। जब उसका बड़ा भाई छत से कूदने जाता है, इस बार अर्जुन ने आदित्य को मजबूर कर दिया कि अपने भाई का हाथ पकड़कर उसको रोक ले। आदित्य भी कांपते हुए अपने बड़े भाई का हाथ थाम लेता है और लूप टूट जाता है। आदित्य की आंखें अचानक खुल जाती है। वो तेजी से सांस ले रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वो पुराना डर नहीं था। अर्जुन और आदित्य दोनों अब गिल्ड ट्रैप से आज़ाद हो चुके थे। लेकिन क्या सच में यही अंत था, या फिर अभी भी कोई भयानक सच सामने आना बाकी था? अर्जुन और आदित्य ने किसी तरह उस भयानक राक्षसी वृक्ष के जाल से खुद को बचा लिया था। लेकिन अब अर्जुन को समझ आने लगा था कि इस वृक्ष के अंदर असल में क्या हो रहा था। ये कोई साधारण वृक्ष नहीं था, बल्कि एक शापित जीवित राक्षसी वृक्ष था जो अपने पास आने वाले हर व्यक्ति को गिल्ड ट्रैप में फंसाता और धीरे धीरे उसका जीवन बल खींच लेता। उसके बाद उनके निर्जीव शरीरों को अपने रक्षक राक्षसों को खिलाने के लिए छोड़ देता था। ये वृक्ष आम वृक्षों जैसा बिल्कुल भी नहीं था। ये हड्डियों और मांस से बना हुआ था। इसकी जड़ें किसी जीवित प्राणी की रक्त वाहिनियों जैसे लग रही थी और इसकी शाखाएं हथियारों की तरह चलती थी। अब जब इस भयानक सच का पता चल गया था, वो वहाँ से आदित्य के पिता को ढूंढने के लिए निकल पड़े। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, वो उन रेशमी कुकुन्स को अपने ब्लेड से काट रहे थे। लेकिन हर कटे हुए कुकुन के साथ वृक्ष का राक्षस उन पर हमला करने आ रहे थे। वो देख सकते थे कि सारे कुकुन से ऊर्जा वृक्ष की जड़ों में समा रही थी और कहीं गहराई में प्रभावित हो रही थी। फिर उन्होंने सुना वृक्ष के भीतर से एक धड़कती हुई ध्वनि। ये धड़कन, ये कहीं इस वृक्ष का दिल तो नहीं? आदित्य ने कहा। शायद, और अगर ऐसा है तो हमें इसे नष्ट करना होगा, अर्जुन ने कहा। अब उनका लक्ष्य स्पष्ट था, उन्हें वृक्ष के दिल तक पहुंचना था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, धड़कन की आवाज़ और तेज होती गई और उनके सामने आने वाले राक्षसों की संख्या भी बढ़ती गई। लेकिन अर्जुन के हाथ में जो विशेष ब्लेड था, वो वृक्ष की शाखाओं और राक्षसों जीवों को बिना किसी कठिनाई के काट रहा था, मानो वो किसी दैवीय शक्ति से बना हो। कुछ किलोमीटर चलने के बाद एक कुकुन में आदित्य के पिता मिले। आदित्य खुशी से झूम उठा, लेकिन वो खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिका। उनको चारों तरफ से राक्षसों ने घेर लिया था। अर्जुन, इन्हें रोको, मैं पापा को बाहर निकालता हूँ, आदित्य ने चिल्लाया। अर्जुन ने तेज ब्लेड घुमाया और एक एक करके सारे राक्षसों को काट डाला। लेकिन जितने राक्षस वो काट रहा था, उतने ही नए राक्षस प्रकट हो रहे थे। हमें जल्दी इसका अंत करना होगा, अर्जुन ने कहा और सीधा वृक्ष के हृदय की ओर दौड़ पड़ा। ये कोई साधारण दिल नहीं था, ये मांस से बना एक विशाल जीवित हृदय था जो वृक्ष के अंदर लगातार धड़क रहा था। अर्जुन ने बिना समय गवाए अपने जादुई ब्लेड को उठाया और पूरी ताकत से वृक्ष के दिल में घोंप दिया। एक भयानक चीख गूंज उठी, मानो हजारों आत्माएं एक साथ रो रही हो। जैसे ही वृक्ष का दिल दो टुकड़े में बट गया, चारों तरफ फंसे सभी लोग होश में आने लगे। ये शापित दुनिया धीरे धीरे टूटने लगी। वृक्ष की शाखाएं मुड़ने लगी, उसकी जड़ें सड़ने लगी और राक्षस जीव एक एक करके धूल में बदलने लगे। लेकिन कुछ दूर पर वो लाल चंद्रमा जो रात भर आसमान में चमक रहा था, अचानक कांपने लगा। और तभी, अर्जुन वो देखो, आदित्य ने भयभीत स्वर में कहा। वो लाल चंद्रमा असल में एक राक्षसी आंख थी
और वो पूरी तरह जाग चुकी थी। ये तो अभी ख़त्म नहीं हुआ, वो हमें मारने आ रही है, अर्जुन ने दांत बींचकर कहा। जमीन कांपने लगी और एक विशाल काया भयानक राक्षस उभर आया। वो ब्रिक्स के जीवन बल को निगलकर जीवित हुआ था। अगर ये बच गया तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी, आदित्य चिल्लाया। लेकिन अर्जुन अब अजय महसूस कर रहा था। अगर ये राक्षस ब्रिक्स की ऊर्जा से बना है तो? ये बोलकर उसने अपनी ब्लेड को कस कर पकड़ा और सीधा राक्षस की तरफ कूद गया। राक्षस ने गगनचुंबी चीख मारी और अपने विशाल पंजों से अर्जुन पे हमला कर दिया, लेकिन अर्जुन की ब्लेड उससे भी बेहद आसानी से काट रही थी। मानो ये राक्षस भी ब्रिक्स के साथ जुड़ा हुआ था और ब्रिक्स की ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। अर्जुन ने अंतिम वार किया और राक्षस के सिर को धड़ से अलग कर दिया। भयानक गूंजदार चीख के साथ राक्षस भस्म हो गया। चारों तरफ का मौसम शांत हो गया। जैसे ही राक्षस मरा, सब कुछ जो गायब हो चुका था वापस आने लगा। ब्रिक्स की जड़ें धीरे धीरे पिघलने लगी। फंसे हुए लोग अपनी असली दुनिया में लौटने लगे। रक्त से सना हुआ अंधकार धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा। हम जीत गए, आदित्य ने थके हुए सर में बोला। अर्जुन ने गहरी सांस ली, अपनी ब्लेड को जमीन में गाड़ा और मुस्कान के साथ कहा, हाँ, ये सब खत्म हो गया। लेकिन क्या सच में? कहीं दूर गहरी अंधकारों में कोई जागने की तैयारी तो नहीं कर रहा? अगर ये स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।